बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक हुसैन साहब मेरे पसंदीदा अफसाना निगार। मैं उनके 3 अफसाने आपको सुना चुका हूँ, गोरी हो गोरी, कलवा और कफ़ारा। इनके 8 अफसानों का मजमुआ जिसका नाम था गोरी हो गोरी मेरी लाइब्रेरी मौजूद है। और जब मैंने ये अफसाने डाले तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि इनकी तमाम तहरीरों का मजमुआ आईने हैरत दस्तयाब है। न सिर्फ ये कि दस्तयाब है बल्कि बहुत ही कम कीमत में दस्तयाब है। ये तमाम तहरीरें उनकी रफ़ीक हुसैन साहब की, जिसमें 8 अफसाने शामिल हैं। बुनियादी तौर पे 400 सफ़हात की इस किताब की कीमत सिर्फ 400 रुपये है। मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्ती किताब से के ग्रुप के एक फ़ाल मेंबर जनाब रेहान साहब का, जिनकी रेहान किताब घर के नाम से शॉप है, कि उन्होंने मेंबरान को ये पेशकश की और मैंने उस पेशकश से फ़ायदा उठाया और ये बेहतरीन किताब मैंने 40% डिस्काउंट पे उनसे हासिल की थी। यकीन कीजिए कि 250 रुपये में ये किताब बिल्कुल मुफ्त है। खैर, मैं आता हूँ आज के मुंतखब अफसाने पे, जिसका मैंने आपको नाम बताया, बेज़बान। आइए सुनते हैं। 500 रुपए के इनाम का ऐलान सुनकर बारी बारी सभी ने कोशिश की। हिंदुस्तानी चाबुक सवार काबली पठान, तोपखाने के गोरे और सिपाही एक के बाद एक कितने ही घोड़ी पर सवार होने के वास्ते सर्कस के दायरे में दाखिल हुए और तरह तरह से कोशिशें की, लेकिन घोड़ी पर सवार होना तो दरकिनार, उसकी रास तक छूना नसीब न हुआ। जो भी आगे बढ़ा, दोनों कान पीछे सुकेड़ कर, दांत निकालकर, हिनहिनाकर घोड़ी ऐसा काटने को दौड़ी कि बहुत से तो जब ही गिरते पड़ते सर्कस की दीवार फांद कर बाहर भागे। अगर एक आध ढीठ बेद या चाबुक घुमाता खड़ा भी रह गया तो फिर घोड़ी ने घूम घूम के ऐसी दौलतियां चलाई कि आखिर मजबूर होकर उसे भी पशेमान और शर्मिंदा बाहर आना पड़ा। सर्कस के मैनेजर ने, जो नीची सी दीवार के बाहर खड़ा था, चारों तरफ सर घुमा घुमा के तमाशा देखने वालों को मुखातिब करके फिर ऐलान किया, इतना जेंटलमैन सिपाही और जवान चारों तरफ है, कोई और आए 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 आए, जिसका हिम्मत हो, जो कोई घोड़ी पर बैठेगा और 4 कदम चलाएगा, सर्कस कंपनी उसको 500 रुपए इनाम देगा। चारों तरफ कोचों, कुर्सियों और फिर छत तक उड़ती हुई बेंचों पर हजारों आदमी बैठे थे। सर्कस खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अब किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि कोई आए। हर तरफ सब खामोश शर्मिंदा से बैठे थे। इनके सामने तमाशे के छोटे से गोल चक्कर के बीच में चमकदार स्याह चिकनी चुपड़ी तंदुरुस्त नौजवान फुर्तीली चुलबुली घोड़ी गर्दन को मेहराबी खम दिए हिनहिनाते हुए, सर को झटके देकर और दुम की चूरी छपका छपका कर अगले पैरों से जमीन पर टापे मार रही थी। उसकी इस हरकत में फतह की मुसरत, हुस्न का गरूर और शबाब की फड़क आया थी। और इस वक्त जबकि दुनिया भर की निगाहें उस स्याह घोड़ी पर जमी हुई थीं, सर्कस का चोर दरवाजा आहिस्ता से खुला। सन से भागती हुई एक लड़की हवा की तरह आई, बिजली की तरह उसका हंटर कूदा। घोड़ी उछली, फड़की और भागी। हंटर कूदा और फिर कूदा। घोड़ी जान तोड़ सर्कस में चक्कर लगाने लगी। अब सबकी निगाहें उस सफेद इंसानी बछड़ी पर जम गईं। बूटा सा कद, दोहरा जिस्म, स्याह बाल, खाल से चिमटा चुस्त सर्कस का लिबास। हुस्न था, जादू था, कहर था कि सहर था। इसके हाथ, उसके पैर, उसका सीना, उसकी गर्दन, उसका सर, उसकी आंखें, हर एक कशिश दिल का मरकज था। और क्यों? इसलिए कि वो एक मुजस्समे शबाब थी। उसकी हर बात में शोखी थी, शरारत थी, हाथों में फड़क थी, पैरों में थरक थी, गर्दन में लचक थी, आंखों में चमक थी। दुनिया उसको तकती थी और वो बेखबर थी।
हंटर घुमाते घुमाते एक दफा वो लपकी सपाटे भरती घोड़ी पर हाथ लगाते ही बिजली की फुर्ती से सवार हो गई। दोनों हाथों से खुले बालों को संवारा और फिर भागती घोड़ी की नंगी पीठ पर खड़ी हो गई। घोड़ी ने चक्कर पर चक्कर और तेजी से लगाना शुरू कर दिए। उस वक्त उसके खुले हुए स्याह बाल गुलाबी रिबन की बंदिश से आधे आजाद पीछे पीछे फरफराते, उसके चुस्त पजामे में मलफूफ गोल गोल टांगे हल्के हल्के लचकती थीं। दोनों हाथ हवा में लहराते थे। सरपट भागती हुई घोड़ी पर वो एक रक्स सा कर रही थी। सबकी निगाहें उधर लगी हुई थीं। वहां चोर दरवाजा आहिस्ता से फिर खुल चुका था। चक्कर लगाते लगाते एक दफा उधर घूम घोड़ी में सवार उसके अंदर गायब हो गई। कई सेकंड तक तमाशबीन सकते किसी हालत में खामोश रहे। फिर तालियों के शोर से आसमान सर पर उठा लिया। सर्कस के लखनऊ आने के चंद दिन बाद ही सारे शहर में घोड़ी और लड़की का शोहरा हो गया। इन दोनों के हुस्न, खूबसूरती, शरारत और शहसवारी पर तरह तरह के इजहार ख्याल होने लगे और बीसियों रवायतें, अफवाहें फैलती चली गईं। किसी का ख्याल था कि लड़की आवारा है, कोई कहता था कि सर्कस वालों का सख्त निगरानी करना और किसी को हवा तक न लगने देना मसलहत से खाली नहीं। बास का शुबा था कि लड़की और मालिक के सर्कस के गहरे ताल्लुकात हैं। बास को यकीन था कि लड़की मालिक की बेटी है, मगर असल में ये सब कुछ अकलिया गद्दे ही थे, क्योंकि सर्कस के कारकुनों और अदाकारों से मुलाकात या वाकफियत किसी को भी हासिल न थी। सर्कस के छोटे बड़े जानवर, इनके पिंजरे और काम करने वालों की छूलदारियां, सबके चारों तरफ ऊंची ऊंची क़यादें खड़ी करके उनको आवाम की नजरों से पोशीदा कर दिया गया था। इसके अलावा सर्कस के मालिक या मैनेजर की अपने लोगों को सख्त हिदायत थी कि वो किसी से न मिले जुलें, न बाहर जाएं। ऐसी हालत में लखनऊ की मखसूस खलकत यानी शौकीन, आवारा, मनश और मुफलिस शरफा कनातों के चारों तरफ और भी ज्यादा चक्कर लगाने लगे। कोई कनातों के नीचे से झुक कर देखता था, कोई दरवाजे में से झांकता था, और इस तरह किसी को हाथी के पैरों या शेर के कटहरे या एक आध आदमी की झलक नसीब हो जाती तो तरह तरह के चश्मदीद अफसाने बयान करता फिरता था। इन सब बातों का आखिर नतीजा ये हुआ कि ये शोहरत नवाब महमूद अली खान ताल्लुकादार डलियाबाद तक पहुंची और एक दिन वो खुद सर्कस का तमाशा देखने आए, जहां उनके वास्ते नशिस्तें मखसूस करके आरास्ता कर दी गई थीं। नवाब ने सब करतब हैरत से देखे और पसंद किए, लेकिन सबसे ज्यादा उस लड़की और घोड़ी का खेल पसंद किया। तमाशा खत्म होने पर उन्होंने मैनेजर सर्कस को अपनी नशिस्त पर तलब किया और बड़ी देर तक उनके सर्कस की तारीफें की, खास कर उस लड़की की। यहां तक कि उन्होंने इनाम देने के वास्ते लड़की को भी अपने पास बुलाना चाहा, मगर जब मैनेजर से यह मालूम हुआ कि लड़की का तमाशा करने के अलावा बाहर आना मुमकिन नहीं, तो मैनेजर के लिए अपनी रिस्ट वॉच और 50 रुपए लड़की के वास्ते इनाम भिजवा दिए। न सिर्फ यही बल्कि दूसरे रोज फिर तमाशे से बहुत पहले आ गए। मैनेजर को बुलाया, दुनिया भर की बातें की, हेर फेर के फिर लड़की के मुतालिक और घोड़ी के मुतालिक बातें करते रहे, मगर उस वक्त मैनेजर अपना ज्यादा वक्त नवाब साहब को न दे सका। उसे तमाशे की जल्दी थी, इसीलिए चला गया। तमाशा खत्म होने पर वो खुद ही फिर आ गया। नवाब साहब ने 100 के 5 नोट सर्कस को इनाम में दिए। बड़ी देर तक बातें की, इतनी के रात गए वापस हुए। दूसरे दिन नवाब साहब ने मैनेजर को महल पर सुबह के खाने की दावत दी। नवाब साहब की इस खास तवज्जो और मेहरबानी का मैनेजर सर्कस पूरी तरह मतलब समझ गया था। 100 से ऊपर महल, 65 बरस की उम्र, नवाब साहब की दौलत, उसके इस्तेमाल से कौन वाकिफ न था। जहां दीदा जहां गश्त, मैनेजर ने भी यह समझ लिया था कि यही मौका है कि जो कुछ कमाया जा सके कमा लिया जाए। इसलिए उसने बड़ी तदब्बुर और दूरंदेशी से काम लिया। खाने के बाद जब असल मामले की बातें शुरू हुई तो उसने पहले बड़ी परेशानी और घबराहट जाहिर की। इस मामले में कुछ सुनना ही नहीं चाहता था।
उसका कहना था कि लड़की का बाप और बड़ा भाई दोनों साथ हैं, सख्त निगरानी की जाती है, कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर बाद में जब उसको बहुत कुछ लालच दिया गया तो उसने बहुत हिचकिचाहट के साथ एक तजवीज़ इस तरह पेश की, नवाब साहब, आपके अखलाक और मेहरबानी ने मुझे मजबूर ही कर दिया है, लेकिन देखें साहब किस कदर खतरनाक काम करने पर आमादा हो गया हूं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो 10-12 साल जेल खाने में चक्की पीसना पड़ेगी। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, आपका काम तो मैं पूरा करूंगा ही। कल इतवार का तमाशा खत्म करने के बाद हम लोग परसों यहां से कानपुर जाने वाले हैं। आप पीर की सुबह को अपना मोटर खुद ही लेकर हम लोगों की खरातों के दरवाजे पर आए, इंतजार करें। लड़की की तबीयत कुछ खराब भी रहती है, मैं उसे कहूंगा कि डॉक्टर के पास ले जाने के वास्ते मोटर है, इस धोखे से लाकर उसमें आपको सवार कर दूंगा। उसको शुबा भी ना होगा क्या हो रहा है। आप उससे कोई बात ना करें, खामोशी से बिठाइए, लिए चले जाएं महल में, फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। जो कुछ इंतजाम करना हो कर लें। रहा मेरा और मेरे आदमियों का मामला, तो अब जो किस्मत में विदा हो, लड़की के गायब होते ही उसका बाप और भाई मेरी बोटियां नोच डालेंगे, न मालूम किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ताहम इतना तो मुझे जरूरी करना होगा कि लड़की के चले जाने के बाद पुलिस को बाकायदा इत्तला करूं, वरना मैं किसी तरह नहीं बच सकता। और उसके बाप और भाई की जबान बंद करने के वास्ते भी हर मुमकिन तरीका इख्तियार करना होगा। और इसलिए मैं हजूर से साफ साफ कह देता हूं कि 10,000 से कम में ये काम करने पर मैं हरगिज तैयार नहीं हूं। इसमें मुझे क्या मिलेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। पुलिस और इसके रिश्तेदारों को दे दिलाकर जो मिल गया तो मिल गया, वरना घाते में चक्की पीसना तो बिदा ही है। नवाब साहब, मैं तो फिर आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप इस लड़की का ख्याल छोड़ दें, वो आपके बस की चीज नहीं है। सर्कस 20 दिन लाल बाग में ठहरा। इतवार की शाम को आखिरी बार तमाशा करके पीर की सुबह को यहां से कूच का सामान होने लगा। सुबह अंधेरे ही से साइज घोड़ों को लिए पैदल रवाना हो गए थे। बाकी जानवरों के पिंजरे छक्कड़ों पर लादे जा रहे थे। लोगों की छूलदारियां गिरा गिरा कर तहकी जा रही थीं। हर आदमी किसी न किसी काम में मशगूल था। एक तरफ हाथी बैठा था जिस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था, उस पर चंद बंदर बंधे हुए थे। अब ये भी रवाना होने के वास्ते तैयार हो गया। बाकी हाथी अभी यूं ही खड़े झूम रहे थे। मैनेजर का एक छोटा सा खेमा अभी लगा हुआ था और उसके सामने आराम कुर्सी पर लेटा नवाब साहब की आमद का मुंतजिर था। एक आध आदमी इधर उधर से आकर उससे कुछ पूछगछ कर जाता था, जिस पर वो उनको मामूली हिदायतें भी दे देता था और फिर घड़ी को देखकर इंतजार में लेट जाता। 9 बजे के करीब नवाब साहब के मोटर का हॉर्न बजा। मैनेजर फौरन उठकर खनासों से बाहर गया। वहां एक बहुत बड़े मोटर में, जिसमें पर्दे लगे हुए थे, नवाब साहब खुद कुर्ता पजामा पहने ड्राइवर की जगह बैठे थे। मैनेजर ने पास जाकर सलाम किया। नवाब साहब की आंखें चमक रही थीं, चेहरा इस्तेजाब से सुर्ख था। मुस्कुराकर घबराई हुई आवाज में पूछा, कहिए। मैनेजर, सब इंतजाम ठीक है। नवाब साहब जल्दी से, बेहतर है फिर जाइए, जल्दी कीजिए। मैनेजर निहायत इत्मीनान से, मेरी तरफ से मुतमईन रहिए, अब आप भी तो मुझे इत्मीनान दिलाएं। देखिए नवाब साहब, इस वाक़े के बाद मेरा आपके महल पर जाना किसी तरह से ठीक ना होगा। ना आपका या आपके किसी आदमी का ही यहाँ आना ठीक होगा। दूसरे किसी और शख्स का बीच भी मैं पसंद नहीं करता। नवाब साहब ने जल्दी जल्दी से गद्दी के नीचे से नोटों का बंडल घसीट कर उनको खोलते और बंद करते हुए कहा, आपकी रकम आपके इत्मीनान के वास्ते मौजूद है। एक हाथ से लड़की को सवार कीजिए, दूसरे हाथ से अपना मुआवजा लीजिए। जाइए, जल्दी कीजिए, मेरा यहां इस तरह ज्यादा ठहरना नाजेबा है। मैनेजर ने एक दफा नोटों पर फिर नजर डाली, मुस्कुराता हुआ कनातों के घेरे में गया और डेरे के पास जाकर उसने झांका, हाथ से इशारा किया। अंदर से वही लड़की, वही तमाशा करने वाले चुस्त लिबास पहने, मुस्कुराती हुई निकली। मैनेजर के पीछे पीछे
चल दी। बाहर मोटर का इंजन पहले ही गुनगुना रहा था। नवाब साहब स्टीयरिंग गेयर दोनों हाथों से थामे बिल्कुल तैयार बैठे थे। जो ही दोनों पास आए, नवाब साहब ने ललचाई हुई निगाह लड़की पर डाली। उसके गाल सुर्ख थे, होठों पर लाली थी, माथे पर से होता हुआ गुद्दी के चारों तरफ एक रिबन बंधा हुआ था। उसके नीचे स्याह बाल खुले शानों पर पड़े थे। नवाब साहब पर एक निगाह डालती हुई मुस्कुराती हुई मोटर के पास आई। मैनेजर ने दरवाजा खोल दिया। वो उसमें बैठ गई। मैनेजर दरवाजा बंद करके नवाब साहब के पास आया। उन्होंने खिसकते हुए मोटर में से नोटों का बंडल मैनेजर को दिया और रफ्तार बढ़ा दी। लम्हा भर में मोटर सामने के मोड़ से घूमकर नजरों से गायब हो गई। कानातों से बाहर फुटपाथ पर मैनेजर तन्हा मुस्कुराते हुए नोटों के गड्ढे पर से परतें हटा हटा कर कुछ देर देते रहे, फिर उसे जेब में ठूंसते हुए अंदर रवाना हुए। मोटर गए गए, इधर घूम उधर घूम, ये जा वो जा, निकला चला गया। यहां तक के शहर का किनारा आ गया और अब वो सीधा डलियाबाद की तरफ रवाना हो गया, जहां पूरी सख्तगिरी और एहतियात के साथ सब इंतजाम हो चुके थे। महल के जनाने फाटक में जो ही मोटर दाखिल हुआ, बड़ा फाटक बंद कर लिया गया। उसके अंदर सहन में दो चार क्यारियां, चंद दरख्त और पौधे थे। एक तरफ 3-4 मुलाजिम बैठे थे। एक लंबे दालान के सामने ऊंचा सा चबूतरा था। मोटर उसके सामने रुका। मोटी सी उधेड़ उम्र की मामा चांदी का मनोजेवर पहने मोटर के पास आई। दरवाजा खोला, बड़े ठस्से से बोली, उतरिए, आइए, मेरे साथ चली आइए। लड़की अब भी उसी तरह खामोश मुस्कुराती हुई खुशखुश फुर्ती से उतरी। उसके पीछे पीछे तेजी से चल दी। मामा ने बरामदे के कोने पर एक दरवाजा खोला। ये जीना था। दोनों ऊपर चढ़े। एक और छोटा सा सहन मिला। इसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आरास्ता कमरा था, जिसमें जमीन पर फर्श, कालीन, गौतकिए, दीवारों पर भद्दी रंगीन तस्वीरें और बड़े बड़े आईने थे। एक तरफ बहुत बड़ी सी मच्छरदानी ढकी हुई थी। दूसरी तरफ तख्तों का छोटा सा तख्ता था। उस पर भी चांदनी, कालीन, गौतकिया वगैरह लगे हुए थे। जा बजा चांदी के उगालदान रखे थे। कालीनों के कोनों पर अगरबत्तियां जल जल कर खुशबूदार धुएं से कमरे को मुअत्तर कर रही थीं। एक चौकी पर लोटा, सुराही, साबुनदानी, बेसनदानी सब चांदी के रखे थे। फर्श पर गौतकिए के बराबर कालीन पर एक गंगा जमनी पानदान, दूसरी तरफ आबनूसी इतरदान रखे थे। एक कोने में छोटी सी मेज पर सब्ज रंग के पटाखेदार ख्वानपोश से ढकी एक सीनी रखी थी। कमरे की छत और दीवारें तरह तरह के रंगों से बने हुए फूल और पत्तियों से नजरों को घायल किए देती थी। छत पर रंगीन शीशे के 2 झाड़ लटक रहे थे। मामा लड़की को लिए हुए उस कमरे में दाखिल हुई, तख्तों की तरफ बैठने का इशारा किया और उल्टे कदमों वापस लौट गई। लड़की ने खुशी से मुस्कुराते हुए कमरे में चारों तरफ निगाह डाली। हर चीज को हैरत से देखा। तख्तों के पास गई, पैर लटका कर बैठी, लेकिन फिर फौरन ही झुककर आबनूसी इतरदान को छुआ। फिर सीधी हो गई। चारों तरफ देखा, कोई देखता तो नहीं है। फिर झुककर इतरदान के नकूश पर हाथ फेरा। नवाब साहब अंगनाई की दूसरी सिमत के एक कमरे में से झांक रहे थे। बाहर आकर हंसते हुए कमरे में दाखिल हुए। हाँ, इतर लगाओ, ये तुम्हारे ही वास्ते है। उनके आने पर लड़की सीधी हो बैठी और उनकी तरफ देखकर जेर लब मुस्कुराई। नवाब साहब ने और आगे बढ़ते हुए कहा, किस गजब की तुम्हारी मुस्कुराहट है। और आगे बढ़े। दोनों हाथ लड़की की तरफ बढ़ाए। आनन फानन में लड़की के मुस्कुराने में तगय्युर पैदा हुआ। हंसी गायब होकर मतानत पैदा हुई। मान मतानत से परेशानी और परेशानी से गुस्से के आसार उसके चेहरे पर आए। अब वो साकित खड़ी उस सफेद बूढ़े को गौर से देख रही थी। नवाब साहब ने कहते हुए कि दुनिया का हर ऐश तुम्हारे वास्ते मुहैया करूंगा, अब तुमको मेरा ही होकर रहना है। फिर अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की फुर्ती से एक कदम पीछे हटी। दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे को रगड़ डाला। फिर कंधों पर पड़े हुए गेसू सर से नोचकर नवाब साहब के सामने जमीन पर दे मारे।
اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اپنی آواز نکالی، او آؤ۔ نواب صاحب مجسمہ حیرت بنے ساکت کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے 14 برس کی بد ہیبت گونگی لڑکی غصوں سے بھری بے ہنگم آوازیں نکال رہی تھی۔ زور زور سے ہاتھ رگڑنے سے اس کے چہرے کا غازہ جا بجا اڑ چکا تھا۔ اس کا اصلی سیاہ رنگ چتکبرا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک زخم کا بدنما داغ دائیں گال سے لے کر کنپٹی تک چلا گیا۔ دوسرا داغ خشخشی بالوں سے آراستہ سر کے بیچوں بیچ نمایاں چمک رہا تھا۔ وہاں نہ کوئی باپ تھا نہ بھائی۔ مکروہ صورت لاوارث لڑکی کی فکر کون کرتا؟ البتہ گھوڑی کی فکر میں سبھی پڑ گئے۔ کانپور پہنچ کر اب ہر ایک کی یہ کوشش ہونے لگی کہ لڑکی کی جگہ وہ لے لے۔ انہوں نے طرح طرح سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن پیار، دلاسا، مار پھٹکار کچھ بھی کارگر نہ ہوئے، کیونکہ بچپنے سے انہی لوگوں نے روزانہ اسے ہزاروں سوئیاں چبو چبو کر دنیا بھر کے انسانوں سے خائف کر دیا تھا۔ یہ لوگ سرکس کے گھیرے میں لا کر طرح طرح کے لباس بدل کر اس کے پاس آتے تھے، اس کی سوئیاں چبویا کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ اپنے تھان پر بندھی ہے خیریت سے ہے۔ جہاں اس جگہ سے ہٹی یا آواز آئی، سوائے لڑکی کے جو بھی پاس آئے گا کسی نہ کسی طرح سوئی ضرور چبوئے گا۔ اس کو ہر انسان سے دلی نفرت اور عداوت ہو گئی تھی۔ اس کی قدرتی محبت کا رجحان دنیا بھر سے سمٹ کر صرف اس لڑکی پر قائم ہو چکا تھا۔ وہ نوعمر بے زبان جانور، عاشق کی طرح محبت کرنے کو بے قرار، معشوق کی طرح محبت کیے جانے کی منتظر، صرف ایک ہی ہستی اس گونگی لڑکی کی منتظر۔ کالی گھوڑی خاموش کھڑی سر کو جھٹکے دیتی، دم سے مکھیاں جلتی تھی، نہ آنکھوں میں اشک نہ لب پہ فریاد، اگاڑی پچھاڑی بندھی کھڑی تھی۔ کبھی ایک دو منہ گھاس کھا لی اور کھڑی ہے، کان آگے کیے، سر سے پیچھے کو جھٹکے دیے، دم کی چوری چل رہی ہے، خاموش کھڑی ہے۔ اس خاموشی میں انتظار ہے، غم ہے اور پھر انتظار ہے۔ اس پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، طرح طرح کی مار پڑی اور ہر طریقے سے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو لڑکی کا انتظار تھا، وہی اس پر سوار ہو سکتی تھی، دوسرے کو کیسے پاس آنے دیتی؟ یہاں تک کہ جب پیروں میں سندے ڈال کر منہ پہ مہرا باندھ کر اسے چلنے اور دولتی چلانے اور کاٹنے سے بھی بالکل ناکارہ کر دیا گیا، تو پھر اس نے دھڑا دھڑ اپنے تئی کھڑے قد سے گرا دیا، لیکن کسی کو سوار نہ ہونے دیا۔ اسی طرح دن دن بھر اس پر سختیاں ہوئیں۔ جب بھی لوگوں نے ہار کے جھک مار کے اسے تھان پر لا کے باندھا، وہ خاموش کھڑی ہو گئی، نہ آنسو نہ آواز، نہ سرد آہیں نہ فریاد، خاموش خاموش بے زبان کی ایک ہی زبان خاموشی۔ سر کو دو ایک جھٹکے دیے، دم ہلائی، خاموش کھڑی ہے، گھنٹوں کھڑی ہے۔ دو جھٹکے سر کو دیے، دم ہلائی اور کھڑی ہے۔ سرکس والوں میں یہ ہو رہا تھا کہ اچھا اب سالی کو جلاب اور فاقے دیے جائیں۔ ادھر اس نے خود ہی دانا اور گھاس چھوڑ دیا۔ بانسوں کی مار سے اور کھڑے قد سے گر پڑنے سے بدن پھوڑا ہو رہا تھا۔ لڑکی کی یاد میں دل بے قرار تھا، ہر طرف آنکھیں اسی کو ڈھونڈتی تھیں، نہ بھوک تھی نہ پیاس، اوپری چوٹیں، اندرونی غم۔ چند دن جو اور گزرے تو گھوڑی کی صورت ہی اور ہو گئی۔ بھڑکتی تھرکتی ہوئی موٹی تازی سیاہ چمکتی بچڑی کے بجائے سست مریل میلی سیاہ نچی کھچی گھڑیا سر جھکائے اونگتی ہوئی سی کھڑی ہے۔ ٹانگوں پر مکھیاں اور آنکھوں پر بھنگے چمٹے ہوئے ہیں۔ کبھی دم ہلائی تو ہلا لی، ورنہ سر نیچا ہے، کھڑی ہے، عجیب حالت ہو گئی ہے۔ آخر ایک دن سرکس کانپور سے بھی کوچ کرنے لگا، اس کا نیلام بول دیا۔ 35 روپے اور مالک سرکس کی جیب میں آئے اور
गुड़िया भी यहाँ से रुखसत हो गई। किस्सा खत्म हुआ। 4 दिन के बाद भूले से भी कोई उनको क्यों याद करता। कैसी लड़की, कैसी घोड़ी, घास कूड़ा इसका क्या, पड़ा है तो पड़ा है, नहीं तो आंधी आई उड़ गया, पानी आई बह गया। ये दोनों भी दुनिया के समुद्र में थपेड़े खाते बहते चल दिए। एक मशरिक उड़ा, दूसरा मगरिब बहा। पत्थर की सिलें दिल के आर्जे से आजाद हैं, सदियों पहाड़ पर बैठी जीती हैं। जाड़े जाते हैं, बहारें आती हैं, जुग पर जुग सदियां आती और जाती हैं। कौमों पर कौमें आती हैं, नस्लों पर नस्लें जाती हैं, पर ये बैठी बैठी तकती हैं। और हम आंधी के तिनके अब उड़े जब गिरे। पल भर ही उड़े थे, फिर भी किस्मत के मारे उल्फत, मोहब्बत, यास व हसरत, आरज़ू तमन्ना का घरौंदा यानी लप लप करता दिल पहलू में लिए फिरते हैं। इत्तेफाक ने इकट्ठा कर दिया, मिल गए। हादसात ने जुदा कर दिया, अलग हो गए। न इसका कोई घर द्वारा। सर्कस की जिंदगी क्या थी, सुबह का ख्वाब था। चौके तो कुछ न था। घोड़ी के लिए यक्का था, यक्के वाला था। कानपुर की सड़कें थीं। उधर लड़की के लिए चूल्हा था, बर्तन थी, सिल थी, पट्टा था और 2 बीवियों की खिदमत थी। मसाला पीसना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, घर भर को खिलाना, बचा खुचा खुद खाना और फिर उसी को दोहराना, यही जिंदगी थी। बरस पर बरस गुजरे। गूंगी लड़की बेजबान, सिल पर हल्दी, धनिया, मिर्चे दोनों हाथ से बट्टा उकड़ू बैठी, आगे पीछे हिल हिल, जिससे मुजस्सम मसाला पीसने लगा। और दिल, कमबख्त दिल, सर्कस की स्याह घोड़ी की मोहब्बत भरी निगाहें, उसकी खमीदा गर्दन, उसका खुशनुमा माथा, उसका सर घुमा के देखना, उसका थिरकना, उसका हिलना, उसको घास दाना देना, उसकी दौड़, उसकी सवारी, उस पर करतब हजारों आदमियों का हैरत से देखना। वो तालियां जब दुनिया तकती थी, दुनिया हैरत करती थी। यही जिंदगी थी, यही जिंदगी का मेराज था। लेकिन ये सब न आंखें देख सकी, न कान सुन सके। लोगों से नहा और दुनिया से पिन्हा, गीली गादा लकड़ियों के धुएं में फू फू करते हुए, काली चिकनी हंडियों को सरसराते जाड़ों की रातों में मांझते हुए, न मिटने वाली और न टलने वाली याद बेजबान को सताती थी। जाड़ों में कुटकुट करते कांपते हुए, गर्मी में पसीने से शराबोर हाँपते हुए, बरसों बरसों गूंगी ने वहीं गुजरे हुए दिन याद किए, पर किस्मत ने कोई पलटा न खाया। और जमाना पलटता भी तो क्या पलटता। न बाप थे, न भाई बहन, न रिश्तेदार, न मिलने वाले, शौहर नहीं, औलाद नहीं। उसकी जिंदगी में कोई तगय्युर ही क्या हो सकता था। उम्मीद भी क्या होती है, तमन्ना ही क्या होती है। बेआसरा बेआरजू दिन कटते गए। नवाब महमूद अली खान ने चीख चिल्लाकर नदामत और खजालत का गुस्सा नौकरों पर उतार के लड़की को काले खान बावर्ची के सुपुर्द कर दिया और हिदायत कर दी कि घर से बाहर न निकलने पाए। आप नवाब साहब के मुलाजिम, बकदर हैसियत खुद को भी आका के कदम बकदम चलते थे। ज्यादा नहीं तो घर में ही 2 बीवियां थीं। लड़की थी कमवर। उन दोनों ने ख्याल ये किया कि कहीं सौतन बनकर न खड़ी हो जाए। खूब ही दुर्गत बनाई। चढ़े शबाब में लड़की उनके हवाले की गई। सुघड़ बीवियों ने सलीके से शबाब को बुढ़ापे में बदलना शुरू कर दिया। चंद साल में लड़की बुढ़िया हो गई। जूते खाते खिदमत करते 15 बरस गुजर गए। हम रोज देखते हैं कि सुबह को हल्की रोशनी में हर चीज खुशहाल, तरोताजा और शादाब होती है। भीगी भीगी ठंडी हवा के झोंके चलते हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, फूल मुस्कुराते हैं, सब्जा लहलहाता है और फिर चंद ही घंटे बाद चौंधियाती धूप में हर चीज दहकती है, झुलसती है। हवाएं गर्म और खाक आलूद हो जाती हैं, चिड़ियां इधर उधर छुप जाती हैं, फूल निढाल होकर कुम्हलाते हैं और गिरते हैं।
हरियावल पर धूप पड़ती है, खाक छाती है, दिन रात यही कुदरत के पलटे हैं। फिर कौन सी हैरत की बात है, सर्कस की वो तंदुरुस्त शाह चमकती शोक घोड़ी कानपुर में नीलाम होने के चंद दिन बाद ही यक्के में जुतने वाली घुड़िया हो गई। अपनी पीठ पर किसी को न बैठने दिया तो क्या, खड़खड़ाता भारी यक्का दुम के पीछे लग गया। अब टक टक मगड़िया सटासट चाबुक दिन भर शहर की गलियों और स्टेशन के फेरे होने लगे। दिन भर की थकी शाम को घर आई, ढेर सी मलाई हुई, थोड़ा सा दाना और थोड़ी सी घास मिली, रात भर मच्छरों ने काटा। सुबह हुई, फिर चल दी शहर की खाक छानने। न शबाब रुका न जवानी आई, इस मार और मेहनत से दोनों ही भाग गए। बछड़ी से यक्के की गुड़िया हो गई। स्टेशन पर जुती कसी खड़ी ऊँग रही है। मजदूरी मिल गई, सामान रखा गया, सवारियां बैठ गई तो यक्के वाले ने उसको 2 झटके दिए, चाबुक चलाया, टक टक की। गुड़िया ने दुम हिलाई, सर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हिलाया, फिर मुंडिया नीचे गोते में खड़ी हो गई। घोड़ी हो घोड़ी तेरा सत्यानाश, चल टक टक टक। सट चाबुक, सट चाबुक। गुड़िया ने फिर दुम हिलाई, सर हिलाया, दुम हिलाई, सर हिलाया, खड़ी है। फिर उसको करारे झटके दिए गए। ओ घोड़ी तेरा सत्यानाश, लगे टक 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 टक। अब पैरों से ज्यादा सर को ऊपर नीचे हिलाती ठुमुक ठुमुक घोड़ी चल पड़ी तो और सटासट चाबुक पड़ने लगे। रास्ता चलना दुश्वार हो गया। एक रोज हस्बे मामूल घुड़िया यक्का खींचती ठुमुक ठुमुक चली जा रही थी। बाजार में एक जगह काम से उसे रोका गया, रुक गई। मुंडिया नीची करके खड़ी हो गई। यक्के पर पर्दे पड़े थे। इसमें 2 जनाना सवारियां थी, एक मर्द साथ था। मर्द वही काले खान बावर्ची थे। सवारियों में एक बीवी, दूसरी गूंगी मामा थी। काले खान ने एक दुकान पर से जनाना गुरगाबी के जूते लाके पर्दे के अंदर सर डाल के बीवी को दिखाए। उनमें 2 पसंद आए, पहनकर देखे, फिर उन 2 में से एक लेने को बताया। मियाँ जूते लेकर फिर दुकान की तरफ चल पड़े। बीवी की नीयत इस जोड़े से उस जोड़े पर डामाडोल हुई। अब क्या करती? गूंगी को इशारा किया, बुला, मियाँ को बुला। वो बेचारी अपनी आवाज में चिल्लाई, आऊआ आऊ आऊआ। पुष्मर्दा दिल बूढ़ी घोड़ी ने बरसा बरस बाद फिर वही आवाज सुनी, वही आवाज जो मोहब्बत का पैगाम थी, वो आवाज जिससे जिंदगी की गुजरी हुई पुरमसरत घड़ियां वाबस्ता थीं। यकायक ये आवाज जो आई तो घोड़ी चौंक, दोनों कान पीछे दबा खामोश खड़ी हो गई। बाजार की चीख पुकार में मियाँ ने आवाज न सुनी, इसलिए गूंगी ने फिर वही आवाज निकाली। घोड़ी ने कान आगे पीछे हिलाते हुए फिर उस आवाज को सुना। दुनिया की तमाम आवाजों में यही वो एक आवाज थी जो उससे ताल्लुक रखती थी। बरसों बरसों उसके लिए कान तरसते रहे थे। बरसों बरसों से उसकी आवाज सुनने की नाउमीदी हो चुकी थी। ये आवाज, लड़की आ गई, मिल गई, कहाँ है, चली जाएगी, फिर न मिलेगी, क्या करूं क्या करूं। गालबन कुछ इसी किस्म के ख्याल घोड़ी के दिमाग में आए होंगे। ये जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये वाकया है कि दूसरा के जो घोड़ी ने उस आवाज को सुना तो फिर ये मालूम हुआ कि इस मरियल घोड़ी में किसी ने बिजली भर दी हो। उसने एक दफा हिनहाने की तड़प मारी। जाल में फंसे हुए जंगली हिरन की तरह वो तड़पी फड़की और देखते ही देखते सांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। घोड़ी आजाद बमों से निकलकर यक्के के चारों तरफ फिरने लगी। वो रुकती और भागती और कभी अलिफ होती और कभी दौलतियां चलाने लगती। कान सुकेड़े, दांत निकाले, यक्के के गिर्द घूमने लगी। चारों तरफ सैकड़ों आदमी जमा हो गए, लेकिन सब खौफजदा भागने के वास्ते तैयार दूर ही से तमाशा देख रहे थे। इन्हीं में यक्के वाला और मियाँ काले खान भी शामिल थे, जो फासले ही से नुमाया उछल कूद और बुलंदतर चीखों से
اپنی وابستگی اس غلاف پوش یکے سے ظاہر کر رہے تھے جو کہ اب ٹیڑھا بموں کو لٹکائے رکوع کے حالت میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد خوفناک وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آ جائے تو جان ہی لے لے گی، اور سفید پردے کا یکا بیچ میں ایک عجیب مظلومیت سے ساکت ٹیڑھا جھکا کھڑا تھا۔ دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پردوں کے اندر بھی بالکل خاموشی تھی۔ بیوی ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گونگی پردے کا ایک کونا ہٹائے یکے کے ڈنڈے کو پکڑے خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو برابر ایک کے بعد ایک گالوں پر سے بہہ کر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے چاروں طرف 2000 آدمیوں کا ہیجان تھا۔ ارد گرد گھوڑی کے وحشیانہ کرتب سے اس نے اس وقت اپنی پرانی دنیا کو ایک دفعہ پھر زندہ ہوتے دیکھا۔ اس کے مردہ ہاتھ پیروں میں ایک روح سی دوڑی۔ وہ پردے ہٹا یکے سے کود سڑک پر لمحے بھر میں کھڑی ہوئی اور پھر ہزاروں ششدر آدمیوں کے سامنے وہ بدصورت لاغر ادھیڑ عمر کی عورت گھوڑی کی طرف لپکی اور اچھل کے اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑی بھی جدھر اس کا سر تھا ادھر ہی سر پر دوڑ پڑی۔ لوگوں کی بھیڑ کائی کی طرح پھٹتی گئی اور گھوڑی تیر کی طرح نکل یہ جا وہ جا نکلی چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو لیے بوڑھی گھوڑی بے تحاشا بھاگی، چوراہوں پر ہوتی، جگہ بے جگہ گھومتی، بازاروں میں سے کتراتی بھاگتی چلی گئی۔ محلوں کے محلے گزر گئے اور وہ بھاگتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ بھی آ گیا۔ اب لمبی سیدھی کالپی روڈ تھی، اس پر بھی دونوں میلوں میل چلے گئے۔ 5 اور 10 اور پھر 15 میل ہو گئے تو پھر دونوں مسکین بے زبان مسافر اصل منزل مقصود کو پہنچ گئے، جدھر ہم سب دنیا کے مسافر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ 15 میل کے بعد بڈھی گھوڑی کے پیر لڑکھڑائے، سرپٹ بھاگتے میں ٹھوکر کھائی، منہ کے بل زمین پر گری، اس کا بھی سر پاش پاش ہو گیا۔ گونگی عورت کی بھی ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی، جس نے کہ گھوڑی سے بھی 10 گز آگے پکی سڑک پر پٹخنی کھائی تھی۔ اے دوست، نہ رنجیدہ ہو، یہی وہ آخری منزل مقصود ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے یہ دونوں جدا جدا جی رہے تھے، ورنہ اور کیا تھا؟ کس کا آسرا تھا؟ کس حصول کی تمنا تھی؟ شباب لٹ چکا تھا، جوانی اجڑ گئی تھی، بڑھاپے میں ایک کہیں دوسرا کہیں، کسی نہ کسی طرح راہی ملک عدم ہوتے۔ چند منٹ ہی کی سہی، آخر یکجائی پھر ہوئی، پھر وہی شباب کا مشغلہ چند نصیب ہوا، اور یہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈراپ سین ہوا۔ تو جناب یہ تھا افسانہ جس کا عنوان تھا بے زبان، یہ تحریر کیا جناب رفیق حسین صاحب نے، اور یہ رفیق حسین صاحب کے تمام جتنی تحریریں ہیں اس کی جو مجموعہ ہے آئینہ حیرت، یہ اس میں شامل ہے۔ اس کتاب کی اصل قیمت 400 روپے ہے اور یہ ریحان کتاب گھر پہ دستیاب ہے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔